ओके, टू यूनिवर्स लेवल टू अ माइन्यूट लेवल, आसमान से जमीन तक पूरा डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ फिनोमिनल्स। पहला फिनोमिनल था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो अप्लाई कब होता था, कंडीशन समझ लिए। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। फोकस यहां करना, फोकस हटेगा ना, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, देखो इन एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, जैसा आपको देखो कल स्लाइड जो कर रहे थे बुक, ओके, इन एक्टिविटी नंबर फर्स्ट व्हेन वी पुश अ बुक वी यूज द फोर्स ऑफ मसल्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। देखो जब हम किसी भी चीज को फोर्स करते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स किसके थ्रू हो रहा है, हमारे थ्रू हो रहा है, बट वो फोर्स जनरेट कहां से होता है, मसल्स। समझ में आ रहा है, जो मसल्स है उसके थ्रू क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है। अब एक स्केलेटल को ले आओगे तो वो थोड़ी फोर्स जनरेट करेगा, वो तो सिंपल खड़ा रहेगा ना। लेकिन हमारी बॉडीज में जो मूवमेंट करते हो आप, ये देखो मूवमेंट हो रहा है ना, ये सारे मूवमेंट्स किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से। अगर एक मसल्स यहाँ काट दो, आपके मूवमेंट का कुछ हिस्सा रुक जाएगा। आ रहा पॉइंट समझ में, क्योंकि मेन ये जो होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ा रहता है और ये सब चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हैंड को हिलाना, फोल्ड करना, जो भी आप मूवमेंट करते हो, तो जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो मसल्स के थ्रू होता है, इसलिए बोलते हैं इसको मस्कुलर फोर्स। ओके, मसल्स फोर्स। एंड मस्कुलर फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन आवर मसल्स आर इन कांटेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट। अब ये मसल्स ऑफ फोर्स कब अप्लाई होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होंगे, है ना। अब कुछ आ नहीं रहा है, हवा से थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं करके, कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे कोई स्टोन है, आप उसको पुश करोगे तो आपका फोर्स क्या हो रहा है, किसकी तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा। तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर। पॉइंट समझ में आ रहा है, आप किसी चीज को ओपन कर रहे हो, गेट को ओपन कर रहे हो, ठीक है, गेट ओपन उधर से हो रहा है, आप ओपन इस साइड से कर रहे हो, तो फोर्स ऑफ मस्कुलर जो फोर्स है वो तो आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अपोजिट हो रहा है। ओके, आपको एक सही डायरेक्शन में क्या करना है, उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ओके, और आपका क्या होना चाहिए, मस्कुलर फोर्स भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ओके, तो एक हो गया आपका, देखो नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड द बेसिकली एप्लीकेबल इन आवर मसल्स इन द कॉन्टेक्ट विथ एनी applicable when our muscles are in contact with any object, so it is called the contact force। चलो भाई, दो चीजें समझ में आ गया, ठीक है। मेरे को ह्यूमन को उतना ज्यादा अच्छे से कॉपीराइट नहीं पता, ये ह्यूमन हो गया, ठीक है, इसने ह्यूमन को अपना हैंड फोल्ड किया, ठीक है, तो इसके मसल से जो फोर्स लग रहा है, इसके थ्रू जो मसल से जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर, मस्कुलर फोर्स। ओके, और ये जिस पे लगेगा, जैसे सपोज कर लो एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर पे फोर्स लग रहा है, तो इस पत्थर का यानी स्टोन का जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। भाई इसका भी तो कुछ फोर्स होगा ना। क्या होता है, अगर पत्थर किसी चीज से टिका है, ठीक है, देखो भाई डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अगर डायरेक्शन राइट ना हो तो रूल अपोजिट चल जाता है, कुछ का कुछ और हो जाता है। जैसे देखो ये दो कंडीशन, यहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक कंडीशन है, अगर बंदा चाहे तो इसको यहां से पुश कर सकता है, पुश कर जाए, ओके। अज्यूम करो आप लोग क्या होगा, ओके देखो गाइस इधर, ये आपका क्या है, ये जैसे कि स्टोन है, ठीक है, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन पे, डायरेक्शन इसका इधर है, ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, एक बात याद रखना, ठीक है। ये पावर कब होगा, जब एप्लीकेबल कब होगा, जब इस ये जो पावर है इससे थोड़ा ज्यादा हो जाए। समझ आ रहा है, अगर ये 15 न्यूटन का पावर लगा रहा है तो 15 न्यूटन का पावर अगर इसके पास है
15 न्यूटन, ठीक है, पावर को जरूरत नहीं न्यूटन से वो करते हैं। अगर 15 न्यूटन का पावर ये दे रहा है, अगर ये 16 न्यूटन देगा तब जाके थोड़ा सा हिलेगा। आ रहा समझ में? बड़ा सा पत्थर है, अब ऐसे टच करोगे तो ऐसे उड़ते तो नहीं जाएगा, उसका भी मास जो है, उसका भी पावर है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप स्टोन का पावर को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जो फोर्स स्टोन अपने आप के लिए लगा के रखा है दैट इज नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, उसका जो फोर्स है वो क्या होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। और ये जो होगा मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो, वॉइस आ जाएगा ना? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स क्या हो गया, ये कॉन्टेक्ट फोर्स का हो गया। अब देखो भाई, एक प्रॉब्लम होता है जनरल डेली एप्लीकेशन, ऐसा होता है कि अगर इसके पास है 19 न्यूटन का पावर इस स्टोन के पास, और इसके पास इसने भी दिया 19 न्यूटन का पावर, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, खाया नहीं था ना। ठीक है, पुश किया, वो थोड़ा सा हिला क्योंकि 19 न्यूटन का इक्वल आ गया, उसके बाद इसका बैलेंस गिरा, ये हो गया 18 न्यूटन। अब क्या होगा, ऑफिस ये इसके तरफ आना स्टार्ट होगा क्योंकि किसका फोर्स ज्यादा हो गया, कांटेक्ट फोर्स ज्यादा हो गया। ठीक है, और ये जो मस्कुलर फोर्स है वो वीक हो गया, फिर ये बेचारा हमारा नीचे, और ये स्टोन यहाँ, ये स्टोन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा और कांटेक्ट फोर्स लेके बैठ जाएगा। आ रहा पॉइंट समझ में? ठीक है, तो कोई भी चीज को जनरली एप्लीकेबल करने के लिए, यानी फ्रिक्शन को एप्लीकेबल करने के लिए हमारे पास दो फोर्स होने चाहिए, एक तो मस्कुलर फोर्स होना चाहिए, एक हमारा कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या है, सो सिमिलरली द फ्रिक्शनल, ओके, when our muscles are in the contact with any object, so it is also called contact force. Similarly, Similarly, the frictional force exists in between the surface of book and table is contact force. देखो भाई, अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों में कहाँ यूज हो रहा है, तो फ्रिक्शनल इन दोनों के बीच यूज हो रहा है, इनके बीच। कंडीशन समझ में आ रहा है? जहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स। जब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, ये इसको कवर नहीं कर पाएगा, ओवर उसको क्या नहीं कर पाएगा, लिफ्ट नहीं कर पाएगा। देखो जैसे ये क्या कर रहा है, उसको फोल्ड कर रहा है, उधर वो कर रहा है, पुश कर रहा है, तो ये जमीन से ही तो टच होगा, एयर में तो नहीं होगा। तो इस स्टोन के बीच और इसके बीच जो कांटेक्ट होगा दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स जो अप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 फोर्स आपको यहाँ पे क्लियर, एक हो गया मस्कुलर फोर्स, एक है आपका कांटेक्ट फोर्स, एक है आपका फ्रिक्शनल। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट देखो, सम फोर्स आर नॉन कांटेक्ट फोर्स, एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपेंड बाय मैग्नेट ऑन द piece of iron, electrostatic force excreted by the change body on another charge on uncharged body, and the gravitational force excreted by the earth on the bodies lying on it. All these forces are non-contact force because here the force is exerted between body without being in contact. देखो कौन कौन सा फोर्स की बात हुआ है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का डायरेक्ट मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसका कांटेक्ट ही नहीं होता, ऑब्जेक्ट कांटेक्ट का पोर्शन ही नहीं है। इसमें जो फर्स्ट फोर्स आया ये नॉन कांटेक्ट फोर्स पूछेगा आपको, ठीक है, याद रखना। इसमें फर्स्ट जो फोर्स आपको दिया है वो है आपका बेसिकली द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है भाई, देखो कोई भी चीज कहीं पे ऐसा पकड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, ठीक है, आप क्या करते हो, ऊपर से ऐसे चुंबक लेके आते हो, वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, उसको खींच लेता है। तो कांटेक्ट फोर्स लगा क्या उस पे, नहीं। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा मस्कुलर फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है, अपने साइड से, लेकिन जो कांटेक्ट फोर्स उसके पास था वो यूज नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, बिना किसी कांटेक्ट के, किसी सरफेस टेंशन के। कांटेक्ट कब होता है, जब वो किसी चीज से जुड़ा होता, बिना किसी कांटेक्ट के वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका क्या कहलाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। फर्स्ट फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स एंड सेकंड इज द बेसिकली electrostatic force
excreted by the charged body to another charge or uncharged body to the gravitational force. Okay, electrostatic. Second is a electrostatic force and third is a basically क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे अब मिस हो गया फिर, या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये थर्ड थ्री फोर्स जो होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, जिनके लिए कोई भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, कांटेक्ट फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी कांटेक्ट फोर्स के अपनी इलेक्ट्रिसिटी को किसी दूसरी जगह क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? करंट आता है, करंट जब लगता है तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए, कांटेक्ट फोर्स चाहिए ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई चीज गिर रहा है, ये जैसे ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसके लिए क्या है, आपका कांटेक्ट फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, वो ऑटोमेटिक वो फिनोमिना हो रहा है, ये दूसरे रूल ऑफ फिजिक्स से चलता है। तो आपका सिर्फ आपका जो नॉन कांटेक्ट फोर्स की कंडीशन में ये थ्री फोर्स आते हैं, बाकी जो है वो सब के सब मस्कुलर फोर्स, ये सब कांटेक्ट फोर्स के अंदर आ जाए। ठीक है, किसी चीज का पोजीशन चेंज करना, ठीक है, कोई वर्क करना, ये सब किसकी वजह से होगा, आपके कांटेक्ट फोर्स की वजह से होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होगा, मस्कुलर फोर्स की वजह से होगा। ठीक है, लड़ाई होते हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, लड़ाई हो रहा है हर एक चीज में। देखो साइंस मतलब कि पूरा वर्ल्ड, पूरा अर्थ, अर्थ में जो भी चीज होता है बिना किसी साइंटिफिक व्यू के हो नहीं सकता। ठीक है, आप बोल भी रहे हो तो बायोलॉजिकल फिनोमिना यूज हो रहा है, फिजिकल फिनोमिना यूज ही हो रहा है। ठीक है, आपके मसल्स में मूवमेंट हो ही रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसका भी क्या है, अपना फिनोमिना है। चलो नेक्स्ट देखो, तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ये दोनों याद रखना आप लोग। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, उसको प्रॉब्लम कौन कौन करता है। देखो फैक्टर समझते हो क्या होता है, फैक्टर नहीं, फैक्टर का मतलब पहले समझो, क्योंकि ये जो वर्ड है फैक्टर, ये अभी तुम लोग का स्टार्ट हो गया, पीछे नहीं छोड़ दूंगी। फैक्टर, जब भी ये वर्ड आए समझ जाना फैक्टर क्या है, क्या होता है फैक्टर। एनीवन, डू यू नो अबाउट द फैक्टर? फैक्टर, फैक्टर बताऊं, हम लोग लंच कर रहे थे, सर आ गए, दैट इज फैक्टर। समझ में आ रहा है? मतलब जो काम कर रहे हो उस काम के पीछे कोई आके अगर आपको टोक दे, दैट इज फैक्टर। अरे समझ में, बारिश हो रही थी, बारिश तो हो ही रही है, उसको कौन फैक्टर वो करेगा। ठीक है, सडनली बंद होगा, उसमें कोई फैक्टर है नहीं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, अच्छा सा मूवी चल रहा था, ठीक है, सडनली क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, दैट इज फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब जो उसको रोक सकता है, जो उसको बंद कर सकता है, जो स्टॉप कर सकता है, या उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, वो होता है फैक्टर। पॉइंट याद रहेगा? ओके, तो वही यहाँ पे दिया है, द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाला क्या फैक्टर, कि फ्रिक्शन को कौन क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई फ्रिक्शन अच्छे से चल रहा है तो फ्रिक्शन को अफेक्ट कौन करेगा, अगर बॉडी जो हो वो रफ की जगह क्या आ जाए, स्मूथ आ जाए, तो ऑटोमेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। बट और भी बहुत सारे फिनोमिनस है। ठीक है, हालांकि ये जो है आपका 10th में 12th में बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे होता है इसके पूरे प्रिंसिपल, बट आपके सिलेबस में क्या प्रिंसिपल है, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि बुक ही पढ़ना है आपको। देखो इसके लिए हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए भाई, ये सब जितने भी हैं ये सब साइंस फिक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिक्वायर्ड मटेरियल, प्रिंसिपल, फिनोमिना, मेथड, ये सारी चीजें जरूरी है। ये जब ये बार बार क्यों देते हैं एक्टिविटी, ताकि आप पढ़ो और दिमाग लगाना स्टार्ट करो कि कोई चीज बनता कैसे। ठीक है, तो हमारा इंडिया कम से कम चाइना के लेवल तक, इस लेवल पे पहुंच जाए। समझ, चाइना और इंडिया का मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वहां का हर एक स्टूडेंट इतना ज्यादा टैलेंटेड होता है कि खुद का इन्वेंशन करके बैठा होता है, इसलिए हर चाइना का चीज सस्ता मिलता है, क्योंकि उसको इन्वेंशन बच्चा करता है, और हर चाइना का चीज ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है, क्योंकि बच्चा करता है उसको। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो देता है आपको। ठीक है, सोचो वहां की स्टूडेंट थी, ये सारी चीजें जो आप, तेरे को तो चाइना भेज देना चाहिए। देखो ये जनरली होता क्या है, जब आप किसी चीज को एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तब आप उस चीज के बारे में
स्टैंड अप, स्टैंड अप। मैं आऊंगा तो बहुत ज्यादा पड़ेगा तेरे को। स्टैंड अप, बोथ यू, गुड। ये जानते हो हर हर महादेव, चल कर बेटा। दोनों नीचे नहीं आना चाहिए हाथ, समझ में आ रहा है? गुड, मस्ती करो। देखो तो ये होता है आपका फ्रिक्शन अफेक्टिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल, हमें वुडन बोर्ड चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, पेंसिल सेल चाहिए, क्लॉथ चाहिए एंड सैंड चाहिए। मतलब वुडन बोर्ड चाहिए, लकड़ी का बोर्ड चाहिए लाइक दिस, एंड बेसिकली हमको चाहिए ब्रिक्स, ब्रिक्स जानते हो ना, ईंट चाहिए, एंड हमें चाहिए पेंसिल, पेंसिल सेल, क्लॉथ एंड सैंड, ये सारी चीजें चाहिए। अब देखो करना क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या है। सो make an inclined plane of a smooth floor or on a table। ठीक है, आपको एक क्या करना है, देखो जैसे डायग्राम में दिया है वैसा आपको एक क्या बनाना है, कंडीशन बनाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल का सरफेस। ओके, ये आपका क्या है, टेबल सरफेस। ओके, इसके ऊपर हम आपने क्या किया, बुक्स का ऐसा कॉन्सेप्ट रख दिया, बुक का एक पूरा बंच रख दिया। देन जो हमारे पास क्या था, वुडन बोर्ड था, उस वुडन बोर्ड को ऐसे हम लोगों ने एक मेंटेन किया और क्या बन गया, एक स्लोप। क्या बना, स्लोप। ओके, सो मेक अ inclined plane on a smooth floor or on a table। You may use a wooden board supported by bricks or books। तो या तो यहाँ पे ईंट रख दो या तो यहाँ बुक रख दो और आपको ऐसा सरफेस बना। देन put a mark with a pen at any point A on the inclined plane। ओके, अब देखो ये जो inclined plane है यहाँ पे आपको मार्क करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया A, यहाँ पे मार्क कर दिया B, यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, मार्क कर दिया। ओके, देन नाउ लेट अ पेंसिल cell, okay, pencil cell move down from this point। How far does it move on a table before coming to rest? Now down the distance। Now spread a piece of cloth over the table, make sure that there are no wrinkles in the cloth। Again it let the pencil say move from the point A। Now repeat this activity by spreading a thin layer of sand over a table। Maintenance, okay, maintain the same slope throughout the activity। चलो कर लेते हैं, क्या है एक्टिविटी करना है हमको, कौन सा समझ में आना, हमें कौन सा रॉकेट बनाना है। देखो ये हो गया स्लोप। फर्स्ट क्या बोला भाई, पेंसिल के लो, पेंसिल होता है पेन ले लेते, पेन को ओपन करो उसके कैप को और डायरेक्ट पेंसिल को ऐसे रखो और क्या कर रहे हो आप लोग, उसके लिए स्लोप भी बनाना पड़ेगा ना। स्लोप बना है क्या, नहीं, घर में आराम से एक्टिविटी करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हर हर महादेव, वैसे ही रहेगा। देखो इधर इधर जैसे आप पेंसिल को इसको ऐसे रखोगे टेबल के ऊपर, जैसे सपोज करो ये ऐसा स्लोप है, अब पेंसिल को हमें ऐसे रखना है, स्लोप ऐसा है, तो जैसे ही आप छोड़ोगे, ठीक है, तो आपको बस टाइमिंग को काउंट करना है, कितना मिली सेकेंड या सेकेंड में काउंट हो रहा है। ओके, जैसे ही ये जाएगा एक टाइमिंग के बाद ऐसे जाएगा, यहाँ पे डाउन होते 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 धीरे धीरे जाके ऐसे रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड हाई रहा तो सी ऑप्शन तक भी जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां से अगर छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा स्पीड रहेगा, उसका फ्रिक्शन जो होगा वहां पे अप्लाई हो रहा है क्या, बहुत कम अप्लाई होगा क्योंकि चल रहा है वो, लेकिन बहुत कम अप्लाई होगा। पॉइंट समझ में आया, फर्स्ट कंडीशन। चलो फर्स्ट जो चेंज है, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं है फर्स्ट कंडीशन में, और फर्स्ट कंडीशन में कोई चेंज भी नहीं किए तो आपका जो फ्रिक्शन है, मतलब कि जो स्पीड है वो कहां तक पहुंच गया, सी तक पहुंच गया। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड में क्या करते हैं, एक बुक को हटा देते हैं। चलो भाई एक बुक को हटा देते हैं, यहां से एक क्या, मैं दो दो बुक हटा देता हूं। अब स्लोप थोड़ा सा ऐसा हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे रखते हैं क्या, इसको पेंसिल को या पेन को और छोड़ देते हैं। अब जो होगा ये अपने इनिशियल पॉइंट से ऐसे आएगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन के लिए अफेक्ट करने वाला जो है वो क्या है आपका पहला पॉइंट, हाइट या फिर स्लो, हाइट ऑफ स्लो,
हाइट ऑफ स्लोप। हाइट ऑफ स्लोप क्या कर रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। कम हाइट होने से जो टेबल्स के बीच यानी इनका जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट फोर्स और जो बॉडी लगा रहा है यानी कि पेंसिल का जो बॉडी लगा रहा है क्या, उसके पास भी एक होगा ऑब्जेक्ट का फोर्स, वो दोनों फोर्स के बीच जो ग्रेविटेशनल आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कम स्पीड से जाता है वो स्पीड क्या करता है, फ्रिक्शन उस पर ज्यादा कवर करता है। ठीक है, स्लोप ज्यादा था तो स्पीड ज्यादा था उसका। ठीक है, स्लोप कम हो गया तो हाइट ऑफ स्लोप की वजह से क्या हो गया, आपका फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई हुआ। ठीक है, अफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद एक और फैक्टर देखो, उसके बाद क्या करने बोला है, फिर से इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, एक से फिर से क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं। कितने बुक थे हमारे पास, 4, 1 2 3 एंड 4। फिर से स्लोप को मेंटेन कर देता हूं, लेकिन अब की बार क्या करना है हमको, आपको नहीं पढ़ना, दूसरे को पढ़ने दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखो अब क्या किए, सेम मेथड अप्लाई किए जो फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई किए थे, बट अब की बार चेंज करते हैं। यहां पे क्लॉथ रख देता हूं मैं, एक कपड़ा लगा देता हूं ऐसा। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या लगा दिया, कपड़ा। लेकिन कपड़े को ऐसा लगाया हूं कि कोई रिंकल नहीं होना चाहिए, कोई सिकुड़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, अब इस यहां से हम लोगों ने क्या किया, फिर से वही मेथड अप्लाई किया। पेन को रखे या पेंसिल को रखे, छोड़ दिए, ये गया, ऐसा मूवमेंट किया और यहां पे जाके ऐसे रुक गया। ठीक है, तो चेंज किए हम लोगों ने, ये इस कंडीशन में चेंज कर दिए। क्या चेंज किए, अप्लाइड क्लॉथ, क्लॉथ अप्लाई कर दिए। ओके, क्लॉथ अप्लाई किए तो चेंजिंग मेथड कहां पे गया, बी से थोड़ा सा आगे गया। ठीक है, मतलब बी एंड सी के बीच में गया है। yes. पहले कहां तक गया था, सी तक, अभी कहां तक गया है, बी और सी के बीच में गया। मतलब ये कि क्लॉथ की वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, फ्रिक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, कम होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, फ्रिक्शन का मतलब रुकावट, रोकने का चीज। तो ये हो गया। अच्छा, अब की बार क्या कर दो, अब की बार रिंकल कर दो, इसको ऐसे करके ना छोड़ दो। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा रिंकल आ जाएगा ऐसे। अब फ्रिक्शन को फिर से अप्लाई करोगे तो अब वो बी पे ही जाके या बी से पहले जाके रुकेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस को ज्यादा हम लोगों ने क्या किया, डेप्थ और क्रेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अप डाउन एरियाज है, अप डाउन एरियाज में गाड़ी स्पीड में भागता है क्या, नहीं। अगर किसी चीज को छोड़ोगे तो जाएगा भी नहीं, रुक जाएगा। होगा। नेक्स्ट अप्लाई क्या करना है, नेक्स्ट अप्लाई करना है इसी कंडीशन पे। अब की बार हम लोगों ने इस पे बिछा दिया रेत, रेत इंटर किया। अब बताओ क्या होगा, गुड, फ्रिक्शन क्या होगा, और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, बट एक लेवल तक, सिर्फ यहां तक फ्रिक्शन बढ़ेगा। क्योंकि स्लोप में जो सैंड होता है उसके पास भी क्या होता है, फ्रिक्शनल पावर कम हो जाती है, तो वो चीज को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा कवर कर देगा। ओके, अब यहां तक फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन रेत इनके स्टेट पे भी है, यहां पर भी है, तो एक टाइम के जाने के बाद यहीं पे रुक जाएगा। पॉइंट समझ आया, फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, फ्रिक्शन यहाँ अप्लाई नहीं होगा, बट फ्रिक्शन यहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस पे सैंड किसी भी चीज को मूवमेंट कम देता है। ठीक है, तो वो ए और बी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और इसको हाइट को कम करते जाओगे तो फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई होते जाएगा। मतलब ये है कि फ्रिक्शन को बहुत सारी चीजें क्या करता है, बहुत सारी फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर ये नहीं होता तो साइकिल में आप एक फैक्टर यूज नहीं करते फ्रिक्शन क्रिएट करने की, क्या यूज करते हैं हम लोग, ब्रेक। ब्रेक क्या है, फैक्टर ही तो है ना, फ्रिक्शन को ही तो अप्लाई करता है क्या, है ना। उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत सारा क्या हो सकता है, डेंजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, चलो, तो ये सारी एक्टिविटी हम लोगों ने कर लिया। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो रहा है इससे देखो, इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल इन ईच केस द सेम, in which case the distance covered by pencil cell is least why the distance covered by the pencil cells is every case। मतलब जो पेंसिल है और इसका जो हाइट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को देखते जा रहे हैं। हर केस में क्या हो रहा है, जो पेंसिल और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन के फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, ओके। फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहा है ना, इफेक्ट नहीं कर रहा है, याद रखना। इफेक्ट करना मतलब कि उसके अपोजिट काम करना, अफेक्ट करना मतलब उसको सपोर्ट करना। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल
depend on the nature of the surface on which the cell moves. The smoothness of the surface of the pencil cell also affect the distance travel by it. जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा सरफेस उतना ही ज्यादा पेंसिल क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। एंड for this you shall try to activity by whipping a piece of sand paper around the pencil cell. अब सैंड पेपर जानते हो, सैंड पेपर पता है किसी को? सैंड पेपर एक पेपर आता है जिससे जो पुट्टी करते हैं ना उसे हम ऐसे रस करते हैं वॉल को, देखे हो ना? वैसा सैंड पेपर में अगर करेंगे तो क्या होगा बताओ, स्पीड क्या रहेगा उसका? बहुत कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो फ्रिक्शनल सरफेस देगा उसको, ठीक है। वैसे सरफेसेस में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है भाई। अगर अब सड़क है, अभी ये जो नॉर्मल सड़क है उसमें बाइक चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कोई माउंटेनर एरियाज पे चले जाओ, जैसे कि आप चले जाओ किसी ऐसे जहां जहां घाटी हो, ठीक है, और आपको जंगल के बीच में गाड़ी चलाना है जहां सिर्फ पत्थर है, स्टोन बड़े बड़े, ठीक है, अप डाउन, उसमें टायर बहुत ज्यादा क्या होता है, लॉस होता है उसका। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा यूज होता है वहां पे। सडनली हर एक स्टोन क्या करता है, उसको रोकता है बाइक को, ठीक है, रुकना स्टार्ट कर देता है, इधर उधर करके कट करके हम लोग जाते हैं। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा आपका टायर का लॉसेस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उसके बीच में और जो कांटेक्ट है उनके बीच फ्रैक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। आ रहा समझ में? लेकिन स्मूथ जैसे एरियाज होते हैं जैसे यहाँ पे, वहां पे क्या होते हैं, जो बेसिकली जो क्रिप्ट होता है यानी कि जो सांचे होते हैं उनके, वो बहुत कम होता है। जितना कम होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। आ रहा पॉइंट समझ में? ओके भाई, सीधी सी बात है, किसी का हाथ बहुत स्मूथ लगता है, कोई ऐसा टच करता है बड़ा स्मूथ लगता है, किसी के हाथ फटे टाइप के ना अजीब सा लग जाता है। कोई टच करता है, बेबीज को देखना, बेबीज को ना हर कोई ऐसा बस उसके डिंपल को पकड़ के खींचता है, तो कई बार बेबी को अच्छा लगता है, क्योंकि हाथ का जो ये होता है ना फिंगरप्रिंट, वो बहुत स्मूथ रहता है। कई लोगों का, कई लोगों का बहुत ज्यादा रफ रहता है, ऐसा लगता है कि पूरा हाथ ही फट गया है, ऐसा टच करेगा रोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है उसको, सीधी सी बात है। ओके, सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलर ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट irregularities on the two surface lack into one another. When we attempt move any surface we have to apply a force to overtime interlocking. There are minute irregular in both the smooth and rough surface. Even the surface which appear very smooth have a large number of minute irrigation on them, but no rough surface in irregularities are more. Now you understand that why the pencil cells cover a short distance on sand and longest distance on smooth surface on a table. कंडीशन समझ, कंडीशन वही है जो कल मैं बताया था, स्मूथ रफ वाला कंडीशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर सैंड रखते हैं, यहाँ पे अगर क्रॉस को रिंकल शेप में रखते हैं, ठीक है, तो ये जो शेप बनाता है वो क्या बनाता है, इरेगुलर शेप बनाता है, इरेगुलर प्लेन बनाता है, यानी कि अप डाउन का सरफेस बनाता है। तो इरेगुलर जो शेप होता है वो रफ सरफेस प्रोवाइड करता है, और रफ सरफेस का अगर किसी दूसरे रफ सरफेस के साथ कांटेक्ट होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अरे समझ में? स्पीड नहीं बढ़ने वाला, फ्रिक्शनल रेट बढ़ जाता है, मतलब उसके रुकने का चांसेस बढ़ जाता है। पॉइंट आ रहा है सबको समझ में? ओके। और अगर रेगुलर शेप है यानी कि प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन अप्लाई बहुत कम होता है, वहां पे माइन्यूट लेवल पे क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है, लेकिन लार्ज नंबर पे नहीं होता, तो फ्रिक्शनल रेट क्या होता है, कम हो जाता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। जब तक आप ब्रेक को टच नहीं करते बहुत अच्छे से, आपने साइकिल को क्या किया, पैडलिंग किया, छोड़ दिया, तो साइकिल आराम से बढ़िया सा डिस्टेंस ट्रेवल करके चलता है। एक टाइम के बाद वो रुक जाता है, क्यों? क्योंकि भाई जो रोड का सरफेस है वो भी रफ है हल्का सा, और आपका जो साइकिल का टायर है वो भी रफ है, ठीक है। अब अपोजिट करो, सेम उतना ही डिस्टेंस, लेकिन सड़क चेंज कर दो। अब की बात इरेगुलर शेप वाला ले, इरेगुलर मतलब कि उबड़ खाबड़ वाला। अब जब साइकिल पैडलिंग करोगे, छोड़ोगे, एक टाइम के बाद जाके खुद ही रुक जाओगे, है ना। मतलब जितना ज्यादा इरेगुलर शेप होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इतना पॉइंट समझ में आ गया सबको? ओके, तो ये सारी चीज है गाइस, पूरा अंडरस्टैंडिंग वाली कंडीशंस है। ओवर टाइम कब हो गया बस सिग्नल। चलो, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं इतना क्लियर हो गया गाइस आप लोगों को? बताओ।
देते हैं भाई, बहुत हो गई स्टोरी। सो फिनोमिना दिस, देखो, the force required to overcome friction at the instant when an object starts moving from rest in a measure the static friction। देखो, the force required to overcome friction at the instant when an object starts moving from rest in a measure of static friction, on the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measured to sliding friction। दो फ्रिक्शन है, एक खड़ा है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, मूव किया है। साइकिल है, साइकिल को आपको चलाना है, मतलब पैडलिंग करना है। एक साइकिल है जो चल रहा है, जिसको आपको रोकना है। दोनों जगह फ्रिक्शन यूज होगा, लेकिन फ्रिक्शन का नाम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। कंडीशन समझ, देखो, और हाईलाइट कर लेना ये सेंटेंस जो अभी मैं पढ़ा हूं, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। चलो भाई, साइकिल सबके पास है, अपने साइकिल के पास कुछ ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, इतना ही, ठीक है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बहुत ज्यादा स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। चलाने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। ये लो भाई, चला रहा है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीड से फेस बना दिया जाए, तो फेस, चलो फेस नहीं आता मेरे को, अपोजिट जाता तब फेस आ जाता, ठीक है। अपोजिट मेरे को फेस बनाने आता है, चलो अपोजिट कर देता हूँ, फेस अच्छा बन जाएगा। साइकिल का पैडल चेंज कर देते हैं, ठीक है, हैंडल चेंज कर देते हैं, सीट फिट कर देते हैं, ठीक है, अब फेस आ जाएगा मेरे को। लेकिन सर इतना बड़ा हो गया है कि हाथी पे क्या हो जाएगा, साइकिल पे हाथी सवार। हाँ चलो ठीक है, ये कवर किया पैडल, सीटिंग हुआ, ये आ गया, ये पैडलिंग कर रहा है और ये कवर कर रहा है, ठीक है। चलो चलो, इसका स्पीड हाई है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से चल रहा है। अब इसको ओवरकम एक मूविंग स्टेट, यानी कि इसको एक डाउन स्टेट पे चलना है, रुकना है, इसको क्या करना है, रुकना है, स्टॉप होना है। क्या करेगा, अप्लाई करेगा ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा तो रुकेगा। तो ये स्पीड से जब रेस्ट कंडीशन में आता है, यानी कि जब वो रुकता है, तो वो जो फ्रिक्शन यूज होता है रोकने के लिए, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज बेसिकली द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये पूछेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद अपोजिट ले लो भाई, साइकिल रुक गया, ठीक है, साइकिल रुक गया, अब इसके पास कोई स्पीड नहीं है, रुक जा, चल, कोई स्पीड नहीं, ये भी गया, खड़ा है साइकिल। अब उसको क्या करना है, उसको पैडलिंग करके मूव करना है और स्पीड पकड़ना है। साइकिल रेस्ट कंडीशन में है, अब उसको क्या करना है, मूविंग कंडीशन में जाना है, स्पीड कंडीशन में। तो अगर वो मूव करेगा, समझ में आ रहा है, तो अगर वो मूव करेगा तो क्या होगा कि फिर से फ्रिक्शन होगा रोड के बीच में और इसके टायर्स के बीच में होगा, यहाँ पैडल में और इसके इस सर्किट में, यहाँ पे लगा है ना एक मैकेनिज्म, उसमें होगा फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के तो वो भी नहीं चलेगा। तो इनके बीच जो फ्रिक्शन स्टार्ट होगा और ये जब आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी रेस्ट कंडीशन से जब ये मूविंग कंडीशन में होगा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दोनों फ्रिक्शन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। चलो, उसके बाद है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद बाकी फिनोमिनस है, सेम फिनोमिनस, और लास्ट में फिर क्वेश्चन आंसर आपका 1 पैराग्राफ का कंप्लीट होता है, ठीक है। पहला है व्हाई वी स्लिप डाउन ऑन स्टेपिंग ओवर द बनाना पिल्स। जब बनाना पिल्स रहता है सरफेस पे, स्टेप्स पे, सीढ़ी पे, तो आप गिर क्यों जाते, क्योंकि बनाना पिल्स अप्लाई करता है स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस के बाद क्या होता है, हम लोग स्लिप हो जाते हैं। पॉइंट समझ में आया। अब एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन वियर शूज विथ स्पाइकल्स। स्पाइक्स, जो स्पोर्ट्समैन होता है वो स्पाइक्स वाले शूज पहनता है। स्पाइक्स जानते हो, नीचे ना नेल जैसा निकला रहता है, क्यों, ताकि जब वो दौड़े
ठीक है, तो उसका स्लिप ना हो, मतलब कि जो सरफेस है वो हमेशा क्या रहे, इरेगुलर शेप में रहे। जितना ज्यादा स्पाइकल्स रहेगा, इरेगुलर शेप उतना ही रहेगा, तो दौड़ने में उसको क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, अगर उसको ऐसा सिंपल घिसा वाला शूज दे दोगे ना, वहीं पे रुक के गिर जाएगा, इतना स्पीड रहता है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब्दुल हैज टू पुश अ lighter box, and Rama has to push a heavier box on the same surface. Who will experience more frictional force and why? अब्दुल हैज टू पुश कर रहा है, अ लाइटर बॉक्स, हल्का बॉक्स। अब्दुल क्या कर रहा है, एक हल्के बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, एंड रामा हैज पुश अ हैवियर बॉक्स ऑन द सेम सरफेस। चलो भाई, ये सेम सरफेस है। ठीक है, अब सरफेस भी थोड़ा टेंशन वाला ले लो। ये आपका है अब्दुल भैया। ठीक है, अब्दुल क्या कर रहा है, छोटा सा बॉक्स को ऐसा पुश कर रहा है। ठीक है, सेम सरफेस पे एक दूसरा है। ठीक है, ये कौन है, हमारे रामा भैया। ठीक है, ये है और ये है रामा। अब दोनों पुश कर रहे हैं, तो बताओ जो फ्रैक्शनल फोर्स है सबसे ज्यादा कौन फेस करे? रामा कि अब्दुल? रामा करेगा, क्यों? इसका मस्कुलर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, कांटेक्ट फोर्स भी ज्यादा है, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। समझ में आ रहा है? ये तो इजीली उसको ले जाएगा, कोई रोकने वाला है क्या? नहीं, लेकिन इसको रोकेगा। ठीक है, इसका वेट रोकेगा और इसको स्टॉप करने के लिए रोकेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज को साइंटिफिकली सोचना होगा।